टीवी पे जो 1 घंटे का एपिसोड है उसको शूट करने में 12 घंटे लगते हैं पूरे। अगर कोई मास्टर शेफ के अपकमिंग सीजन में जाना चाहे, बहुत बार ऐसे होता है कि साइलेंट ऑडिशंस होते हैं पहले, जिनका लोगों को पता नहीं चलता है, टीवी पर अनाउंसमेंट नहीं होता है। सो सबसे पहले तो आप उनके सारे इंस्टाग्राम हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते रहो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे अपकमिंग ऑडिशंस के। जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि आप मास्टर शेफ में जाना चाहते हो तो उनका रिएक्शन कैसा था? तो दिस वाज थर्ड टाइम, तो इस बार तो कन्विंस करना बहुत मुश्किल था और मैं लो प्रैक्टिस कर रहा था, कोर्ट जा रहा था। पापा बस लाइक नहीं, मतलब जो भी ये सुन रहे हैं ना, मैं उसको यही बोलूँगा कि आप कुछ भी करना चाहते हो ना तो उसको आप स्टार्ट थिंकिंग। मुझे लगता है कि डिज़र्विंग की बात करूँ तो डिज़र्विंग था मेरे अकॉर्डिंग, और मैं चाहता था कि वो जीते। मेरे तो होश ही उड़ गए थे उस टाइम, मैं लाइक मेरे पे नहीं होएगा, और मैं अगले दिन जाके फूड टीम के आगे रो रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, मुझे घर जाना है। हाय गाइस एंड वेलकम टू बिग बेटर पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट कीर्ति लाब्रा और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शेफ गुरकीरत से, जो रह चुके हैं मास्टर शेफ इंडिया 2023 के फाइनलिस्ट। आज हम जानेंगे कैसी होती है मास्टर शेफ इंडिया में पहुंचने की जर्नी, क्या क्या चैलेंजेस कंटेस्टेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, और अगर कोई मास्टर शेफ में जाना चाहे तो उन्हें एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। साथ ही इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप जानेंगे मास्टर शेफ इंडिया के पीछे की बहुत सारी बातें जो आई एम श्योर आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सो इफ़ यू आर अ मास्टर शेफ इंडिया फ़ैन, आई एम श्योर आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आने वाला है। ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ट्रूफुल नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें। हाय शेफ गुरकीरत एंड वेलकम टू बिग बेटर पॉडकास्ट। हाय शेफ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सो शेफ, उन लोगों के लिए जो मास्टर शेफ नहीं देखते, हम एक इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। आप कौन हो, क्या करते हो, और लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिससे आप मास्टर शेफ तक पहुँचे? ऑल राइट, मेरा नाम गुरकीरत सिंह है। वैसे तो मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, सो बेसिकली अ लॉयर हु कुक्स, एंड रिसेंटली आई हैड बीन वन ऑफ द फाइनलिस्ट ऑफ मास्टर शेफ इंडिया 2023। और मास्टर शेफ ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरे को बनना ही था, जाना ही था इस शो में। आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड जब मास्टर शेफ इंडिया का सीज़न 1 आया, और तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे इस शो में तो जाना ही है। तो रही बात लॉयर की, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लॉ एट ऑल। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ बेकर, अ पेस्ट्री शेफ और अ शेफ, and my father is a lawyer, so he wanted me to do the same, otherwise law is not my cup of tea. ओके, सो शेफ, एक लॉयर से शेफ बनने का डिसीजन बहुत बड़ा होता है। आपने कैसे डिसीजन लिया और अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? एक्चुअली में ये डिसीज़न तो काफ़ी बड़ा है, एक पूरा टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का। तो लॉयर बनने का डिसीज़न मेरा था ही नहीं। मेरे पापा लॉयर हैं, मेरे मामा जी लॉयर हैं, मेरी छोटी बहन लॉयर है, तो फैमिली में बहुत सारे लॉयर हैं। ऐसे होता है ना कि चलो चला आ रहा है, अभी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लॉयर का बेटा लॉयर बनेगा। तो लॉ ग्रेजुएशन पापा ने करवा दिया, जैसे तैसे मैंने कर भी लिया, और आयरॉनिकली मैंने लॉ में टॉप कर दिया। ओह वाओ। हाँ, मुझे नहीं पता कैसे, बट हो गया वो। तो ये डिसीज़न ईजी नहीं था। उसके बाद मैंने लॉ प्रैक्टिस भी किया 1 साल। 2020 में मेरा लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और फिर 2021 में मैंने पूरा लॉ ग्रेजुएशन लॉ प्रैक्टिस किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ अटॉर्नी। और वो तो बहुत ही बुरा फेज़ था। उस दौरान मेरे को बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हुए, बिकॉज आपको ऐसा काम करना पड़ता है जो जिसमें आपका मन नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, और वो बहुत ही एक ना मतलब अजीब और बुरा फेज़ था। तो मैंने फिर खुद को हील किया, सेशंस लिए, थेरेपीज़ लिए, बिकॉज मुझे पता है कि खुद को खुद ही हील करना पड़ता है। आफ्टर ऑल कब तक कैसे चलेगा। सो पॉजिटिव थिंकिंग और माइंडसेट के साथ बहुत सारे ऑडिशंस देने के बाद, बहुत बार ट्राई करने के बाद, फिर होप थैंकफुली मास्टर शेफ हैपन टू मी। जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि आप मास्टर शेफ में जाना चाहते हो तो उनका रिएक्शन कैसा था? सो दिस वॉज थर्ड टाइम जब मैं मास्टर शेफ के ऑडिशन के लिए गया। इससे पहले 2015 में, अभी मेरा लॉ का पहला ईयर ही चल रहा था, अभी मैं 18 साल का हुआ ही था। तो मास्टर शेफ में जाने का एक क्राइटेरिया, योर एज लिमिट शुड बी 18, यू शुड बी 18+। ओके। देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द ऑडिशंस, मतलब Alright. 18 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। तो अभी 2015 में मेरा लॉ में एडमिशन हुआ, और उसी दौरान मैं 18 साल का भी हुआ था, और मास्टर शेफ का सीज़न 5 आया। तो मैं वहाँ गया पहले ऑडिशन के लिए, और मेरा सिटी ऑडिशन भी क्लियर नहीं हुआ। फिर 4 साल बाद 2019 में मास्टर शेफ इंडिया सीज़न 6 आया, और उसके ऑडिशन के लिए मैं गया। बहुत सारे मेरे राउंड्स क्लियर हुए, लेकिन मुंबई ऑडिशन के लिए मेरे को कॉल आया, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। सो दिस वॉज थर्ड टाइम, तो इस बार तो कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, और मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा था, कोर्ट जा रहा था। पापा बस लाइक नहीं, छुट्टियाँ लेके जाएगा, टाइम वेस्ट करके आ जाएगा, होना है नहीं। वहाँ पे सिफारिश चलती है, बड़े बड़े लोग आएंगे, तुझे कौन पूछेगा वहाँ। तो बहुत मुश्किल था इस बार उनको कन्विंस करना।
बट मेरी मम्मा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है, बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी। अभी देखो मैंने 5 साल लॉ में लगा दिए, ठीक है, इतना टाइम मैंने वहाँ लगा दिया, 1 साल मैंने प्रैक्टिस कर लिया, अभी मैं फिर सब कुछ छोड़ के, इनफैक्ट मेरा फ़ॉरेन जाने का भी प्लान हुआ बीच में, सब कुछ छोड़ के मैं चला जाऊँ, लेकिन फिर से अगर मैं बेकिंग का कुकिंग का कोर्स करता हूँ वो टाइम लेगा, फिर मैं इंटर्नशिप करूँगा, तो मास्टर शेफ़ में जाना ही मेरे लिए एक ईजी वे और मतलब जल्दी इस इंडस्ट्री में घुसने का तरीका था। तो आई वाज मुझे तो जाना ही है, आप गुस्सा करो या कुछ भी करो, जाना ही है। तो मैं घर से लड़ाई झगड़ा करके तो मैं चला गया। मम्मी ने भी कन्विंस किया कि लास्ट टाइम जाने दो, इसके बाद अगर नहीं होएगा तो नहीं होएगा, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गया था और हो गया। शेफ़ अगर कोई मास्टर शेफ़ में जाने का सोचे तो हाउ शुड दे प्रिपेयर, उन्हें किस स्किल सेट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखो मास्टर शेफ़ में जाने के लिए सबसे पहले तो मास्टर शेफ़ में जाना इजी नहीं है, क्योंकि देखो पूरे इंडिया से, इनफैक्ट कभी कभी तो फ़ॉरेन में भी ऑडिशंस होते हैं, दुबई में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, तो इजी नहीं है। पूरे इंडिया से बहुत अच्छे बहुत होम कुक्स आते हैं। पहले क्राइटेरिया तो यही है कि वो होम कुक्स को ही सिलेक्ट करते हैं। सो अगर कोई प्रोफेशनल शेफ़ है नहीं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है। कोई सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है किसी ने या कोई इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, प्रोफेशनल है, तो वो मास्टर शेफ़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, आपको होम कुक होना पड़ेगा। अगर मैंने एक पेस्ट्री कोर्स किया है मैं तो भी मास्टर शेफ़ में नहीं जा सकती? नहीं, आप नहीं जा सकते अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, मतलब सर्टिफाइड हो अगर आप किसी भी कोर्स के लिए, तो आप होम बेकर, होम शेफ़, होम कुक, आप सेल्फ टॉट होने चाहिए बेसिकली। ऑल राइट। तो ये बेसिक क्राइटेरिया तो ये है। और दूसरा कि मतलब बहुत सारे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्रोफेशनलिज्म में घुसते हो, आप प्रोफेशनल किचन में जाते हो तो आप बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, लेकिन जब आप घर पे खाना बनाते हो बहुत डिफरेंस है दोनों में। आपके पास लिबर्टी होती है, आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप कुछ भी इनोवेट कर सकते हो, इंग्रेडिएंट्स को कैसे भी मिक्स कर सकते हो। प्रोफेशनल किचन में इतना लिबर्टी नहीं होता है, बिकॉज आपके ऊपर अथॉरिटीज़ हैं जो आपको फॉलो करना है, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो लिबर्टी आई गेस नहीं होता है। तो होम कुक्स के लिए यही है कि इनोवेटिव रहो, अपना क्रिएटिव रहो, क्योंकि आई गेस होम कुक्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। या शेफ़ अगर हम स्किल सेट की बात करें, आजकल मास्टर शेफ़ में पेस्ट्री को काफ़ी तवज्जो दिया गया है। आपके हिसाब से पेस्ट्री पे कितना फोकस करना चाहिए अगर मैं मास्टर शेफ़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ? टू बी ऑनेस्ट मेरे को खुद भी पेस्ट्रीज में और डेजर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई हैव अ स्वीट टूथ। अगर खुद को डिस्क्राइब करना हो, इफ़ वी आर व्हाट वी ईट देन आई एम ऑफुली स्वीट। तो मेरे को मीठा खाना बहुत पसंद है और मीठा बनाना भी बहुत पसंद है। और मैंने जितना टाइम हो सके मास्टर शेफ़ के हर एपिसोड में ट्राई किए कि मैं डेजर्ट्स ही बनाऊँ और वो हर बार ही बहुत अच्छे बने और मेरे को डिश ऑफ द डे मिला। लेकिन जब मैंने सेवरी बनाया तब मुझे वहाँ डांट पड़ी है। सो अच्छा है, क्योंकि पेस्ट्री देखो ना सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया है, मास्टर शेफ़ कनाडा है, हर जगह पेस्ट्री को एक अपर हैंड मिलता है, क्योंकि उसमें हाँ प्रेजेंटेशन के बहुत अवेन्यूज़ हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, फ्लेवर्स के बहुत अवेन्यूज़ हैं। नो डाउट सेवरी कुकिंग भी बहुत अच्छी कुकिंग है, लेकिन पर्सनली मुझे पेस्ट्री बनाना, डेजर्ट्स बनाना, मीठा बनाना पसंद है। और उसमें मुझे लगता है कि आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन के स्किल्स दिखा सकते हो, बहुत उसमें टेक्निक जाता है। आई गेस वो पेस्ट्री बनाना काफ़ी टेक्निक स्पेसिफिक है, काफ़ी टेक्निकल है, जिससे आपको ज़्यादा देखो सेवरी में क्या है कि आप कुछ नमक मिर्च ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना, नमक ज़्यादा डल गया तो आप उसका ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, मसाले आप एडजस्ट कर सकते हो और वो सब अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन पेस्ट्री बनाना कितना स्पेसिफिक है, इतने ग्राम ये डालना है, इतने ग्राम ये डालना है, तो वो बहुत ही उसके लिए दिमाग चाहिए और बहुत पेशेंस चाहिए पेस्ट्री बनाने के लिए। तो उसमें मुझे लगता है आप ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हो खुद को मास्टर शेफ़ के किचन में, और वो लोग इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जितनी टेक्निक्स आप दिखाओगे वहाँ उतना बेटर है, क्योंकि वहाँ हमारी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। क्योंकि एक होम कुक से एक मास्टर शेफ़ की किचन में आप खुद भी एपिसोड्स में भी आप देखोगे, एक फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट के एपिसोड में हमारा कितना इंप्रूवमेंट होता है टेक्निक्स को लेके। तो वो मुझे लगता है कि पेस्ट्री में अपर हैंड है हमेशा। This episode is sponsored by Truthful Nation Baking Academy. क्या आप भी एक प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ बनकर अपना एक सक्सेसफुल बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? If yes, then this message is for you. Truthful Nation के पेस्ट्री शेफ डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ आप सिर्फ 6 महीनों में एक प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ बन सकते हैं, even if you have never baked before. Truthful Nation is the only pastry academy जहां हर 4 स्टूडेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड शेफ मेंटोर असाइन होता है, ताकि आपको पर्सनल लेवल पर अटेंशन मिले।
यहाँ 14 यूनिक कैटेगरीज के बेक प्रोडक्ट्स आपको दोनों एग और एगलेस वर्जन में सिखाए जाते हैं और बेकर्स के लिए डिजाइन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग सेशंस भी दिए जाते हैं ताकि आप अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल बेकरी बिजनेस में बदल सकें। पिछले 3 सालों में हमने 2000 से भी ज्यादा एस्पायरिंग बेकर्स को एक सक्सेसफुल पेस्ट्री शेफ बनने में हेल्प किया है और हमारे स्टूडेंट्स ने 300 से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बेकरीज और कैफेज पूरे देश भर में लॉन्च किए हैं। तो अगर आप भी एक प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ बनना चाहते हैं सिर्फ अगले 6 महीनों में, तो अभी जाइए truefulnation.com पर और इनरोल करें हमारे अपकमिंग बैच के लिए। वी हैव लिमिटेड सीट्स इन ऑल आवर बैचेस, सो इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट योर करियर एज अ पेस्ट्री शेफ, देन इनरोल टुडे। अगर कोई मास्टर शेफ के अपकमिंग सीजन में जाना चाहे, मैं चाहती हूँ आप ऑडियंस को एक्सप्लेन करो द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम अप्लाइंग सिलेक्शन क्राइटेरिया टू प्रेजेंटिंग योर फर्स्ट डिश टू द जजेस। ऑल राइट, जो भी मास्टर शेफ़ में जाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है ये, कोई 2-3 दिन की बात नहीं है। 3 महीने पहले ऑडिशंस शुरू हो जाते हैं और 3 महीने के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। सो सबसे पहले तो आप उनके सारे इंस्टाग्राम हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते रहो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें अपकमिंग ऑडिशंस के, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि साइलेंट ऑडिशंस होते हैं पहले, जिनका लोगों को पता नहीं चलता है, टीवी पर अनाउंसमेंट नहीं होता है। जो भी मेजर सिटीज़ में ऑडिशंस होते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, उसका अनाउंसमेंट ही टीवी पे होता है। तो साइलेंट ऑडिशंस को जानकारी के लिए आपको उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे आप उनको फॉलो करते रहिए और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई अगस्त में ही ऑडिशंस होते हैं। हमेशा हर सीज़न के जुलाई अगस्त के अराउंड ऑडिशंस होते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे कांटेक्ट दिया होता है, आप उनको एक कॉल कीजिए, वो आप पे एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपसे कुछ बेसिक कुकिंग के क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं। अगर आप वो टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर करते हो, उसके बाद ही आपको ऑडिशन का वेन्यू, जो सिटी ऑडिशंस होते हैं, इसको अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट के सारे अलग जोन में ऑडिशंस होते हैं। नॉर्थ के, जैसे अभी मैं नॉर्थ की बात करूं, नॉर्थ में अलग अलग सेंटर्स बनते हैं छोटे छोटे, जैसे अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, ऐसी ऐसी जगह पे ऑडिशंस होते हैं जहां के आसपास की सिटीज़ से। जैसे बेसिकली मैं सिरसा से था, तो मैंने अपना सिटी ऑडिशन चंडीगढ़ में दिया क्योंकि नॉर्थ का सेंटर वो था। तो चंडीगढ़ में जो भी टेलीफोनिक इंटरव्यू से शॉर्टलिस्ट हुए लोग, वो चंडीगढ़ ऑडिशंस में आते हैं। वेन्यू उन्हीं को ही बताया जाता है जो लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं चंडीगढ़ ऑडिशंस का। सो 90 to 100 पीपल, 100 कंटेस्टेंट्स कह लो, या जो भी अप्लाई करके आए हैं, 100 पीपल आते हैं वहाँ पे चंडीगढ़ ऑडिशंस में। फिर वहाँ पे आपको अपने घर से एक डिश बना के लेके जानी होती है, जो भी आपको लगता है कि आपकी बेस्ट डिश है। तो वहाँ पे भी आपके 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में एक वहाँ के लोकल शेफ़ होते हैं और एक कास्टिंग टीम से एक मेंबर होता है। कास्टिंग टीम का एक मेंबर होता है, जो अगर आप फर्स्ट राउंड में वो आपसे खाने से रिलेटेड बात करते हैं, कास्टिंग टीम का मेंबर आपसे अपने पर्सनल, आपकी स्किल्स, आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आप क्या करते हो, आपको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर करते हो तो चंडीगढ़ में ही आपको सेकेंड राउंड होता है, जिसमें 4 से 5 लोग होते हैं, उनमें चैनल के भी लोग होते हैं। तो वो राउंड क्लियर करने के बाद जो भी चंडीगढ़ से या जो भी नॉर्थ रीजन से, अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना से जितने भी लोग क्वालिफाई हुए, शॉर्टलिस्ट हुए, फिर उनका एक मेगा ऑडिशन होता है दिल्ली में, नॉर्थ का। ओके, ऑलराइट। दिल्ली में ऑडिशन होता है, वो 2 दिन ऑडिशन चलता है। तो पहले दिन में वही प्रोसीजर होता है कि आपको घर से डिश बना के लेके आनी होती है। यहाँ पे फिर बहुत सारे राउंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे भी 2 राउंड्स होते हैं पहले दिन दिल्ली में। वही चैनल से टीम आती है, कास्टिंग मेंबर्स आते हैं, आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ना सिर्फ खाने के बारे में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में, आपके माइंडसेट के बारे में, या जो भी आपके साथ कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है, आपकी कोई लाइफ जर्नी है, कोई स्टोरी है आपकी, तो उससे रिलेटेड आपसे बहुत पर्सनल क्वेश्चंस किए जाते हैं। कम से कम 20-25 लोग आपके सामने बैठते हैं और कभी कोई कुछ पूछ रहा होता है, कभी कोई कुछ पूछ रहा होता है। तो वो राउंड क्लियर करने के बाद आपका फिर कैमरा के सामने एक ऑडिशन होता है, जिसमें वो देखते हैं आपके लुक्स कैसे हैं, आप कैसा दिखते हैं, कैमरा के सामने कैसा बोल पाते हैं। तो अगर आप वो राउंड क्लियर करते हैं तो उसी रात को आपको, मतलब बहुत लेट, मुझे तो रात को 2 बजे कॉल आया था, मैं तो सो भी नहीं पाया था तो आपको फिर अगले दिन कुक ऑफ होता है। तो वो यहाँ गुरुग्राम में एक एकेडमी है, वहाँ पे आपका एक कुक ऑफ होता है। अगर आप दिल्ली वाला ऑडिशन क्लियर करते हो तो आपको फिर कुक ऑफ के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे आपको मिस्ट्री बॉक्स कह लो या कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स कह लो जो आपको नहीं पता आपको किसके साथ कुक करना है। तो आपको वहाँ पे एक चैलेंज दिया जाता है, 10-10 लोगों के एक साथ कुक करवाया जाता है और कुछ भी आपको दे सकते हैं। जैसे पिछली बार तो घिया, करी पत्ता, चॉकलेट और भीगी हुई चना दाल, ये सब दे के उन्होंने कुछ बनाने के लिए बोला। आपको ये मिला था शेफ?
ये Yes, चीज़ें? यही तो था। आपने क्या बनाया था? तो मैंने बनाया था स्टफ्ड लौकी इन यखनी ग्रेवी। वाओ! यस। तो आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है वहाँ पे सेकंड राउंड में, तो आपको वो चैलेंज क्लियर करके फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है। ये सब अभी चंडीगढ़ ऑडिशंस हुआ, उसके बाद 1 महीने के बाद आपको दिल्ली ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर 1 महीने के बाद आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, आप वेट करते रह सकते हैं, लेकिन वो आपके कांटेक्ट में रहते हैं, आपको अपडेट्स देते रहते हैं दैट वी आर स्टिल ऑन इट, कीप वेटिंग। तो एक एक महीना भी लग जाता है, एक एक महीना ही लग गया ऑलमोस्ट। तो उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको कॉल आता है कि आप मुंबई ऑडिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो मुंबई में भी 2 ऑडिशन होते हैं। पहले दिन आपको वहाँ कुक ऑफ होता है, आपको एक खाना वहाँ बनाना होता है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो नेक्स्ट डे जो हम टीवी पे ऑडिशंस देखते हैं, जो हम जिसमें आप जजेस को प्रेजेंट करते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे वहाँ पे होता है। और उसमें मुंबई ऑडिशंस में जो फाइनल ऑडिशन होता है वो पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब लोग जो शॉर्ट लिस्ट होके पूरे इंडिया से आए हैं वो होते हैं। जैसे दिल्ली नॉर्थ का सेंटर दिल्ली है, वेस्ट का कोलकाता है और मुंबई है ईस्ट का। तो ऐसे करके हर रीजन से जो भी शॉर्ट लिस्ट होकर 40-50 कंटेस्टेंट्स आते हैं, तो वो फिर जजेस के सामने ऑडिशंस देते हैं मुंबई में। तो ऑलमोस्ट 6-7 राउंड हो जाते हैं। ओह माय गॉड! Yes. मतलब टीवी पे इतना छोटा सा पार्ट होता है जिसमें आप बस उससे जजेस के पहले, सामने हाँ, आते हो। उसके right. पहले की जर्नी किसी को पता ही नहीं पता ही होती नहीं कि है। कितनी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप देखो इंडिया इतनी वन ऑफ द पॉपुलेटेड yeah. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, और इतने टैलेंटेड होम कुक्स हैं यहाँ पे, इतने लोग ऑडिशंस के लिए आते हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम तो दिल्ली में इतना क्राउड हो गया था कि उन्होंने गेट्स ही बंद कर दिए थे, और उसके बाद इतना हंगामा हुआ बाहर कि उन्हें एंट्री तो दे दो, जगह ही नहीं है। इतना बड़ा वहाँ पे जनकपुरी में ऑडिशंस हुए थे एक स्कूल में, और इतना वो पूरा स्टफ्ड हो गया था। बट मैं ये रेकमेंड करूँगा कि पहले आप सिटी ऑडिशंस दे के आओ, क्योंकि अगर आप वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको वहाँ अंदर प्रायोरिटी मिलती है। ओके। क्योंकि फिर आपको वो लाइन में नहीं लगना पड़ता जो डेली, क्योंकि डेली ऑडिशंस भी उसी दिन है, उसके लिए अलग से लाइन लगी हुई है। क्योंकि दिल्ली के जो मेन ऑडिशंस हैं, दिल्ली से भी तो लोग आएंगे ऑडिशंस देने, वो भी उसी दिन है। और नॉर्थ जोन के जो सारे सिलेक्ट हुए हैं, अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना से जो सिलेक्ट, वो भी उसी दिन है। ओके। तो बहुत क्राउड हो जाता है। लेकिन जो अभी सिलेक्ट होके आए हैं उनको फिर पहले प्रायोरिटी मिलती है, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो जो ऑडिशंस देना चाहते हैं, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि पहले छोटे जो सिटी ऑडिशंस होते हैं आप वो दे के आइए, क्योंकि ये मैंने ट्रिक सोचा है कि इससे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। बाई चांस आपका चंडीगढ़ ऑडिशन क्लियर नहीं हुआ तो आप दिल्ली ऑडिशन की लाइन में आके फिर से लग सकते हैं और फिर से अपना लक ट्राई कर सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, और इजी हो जाता है क्योंकि प्रायोरिटी मिलती है उन लोगों को जो लोग पहले सिटी ऑडिशन दे के टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ देकर आए हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लाइन में लगोगे तो सुबह से शाम भी हो सकती है हो आपका। सकती है। सो शेफ, जब आप बॉम्बे गए थे और आपने डिश बनाई थी जजेस के सामने प्रेजेंट करने के लिए, तो उसकी भी कोई क्राइटेरिया होती है या आप अपनी मर्जी से कोई भी डिश जो आपको अच्छी लगती है वो बना सकते हो? नहीं, आप अपनी लिबर्टी पे हो, जो भी आपको लगता है कि आप बेस्ट बनाते हो अपनी पसंद से। बहुत बार तो ऐसे ही कि हमें घर से ही डिश बना के लेके जानी पड़ती है। ओके। तो वो हमारा चॉइस है कि हम कुछ भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी। आप अपने स्ट्रेंथ्स पे ही ऑब्वियसली खेलना चाहिए। अगर आप डेजर्ट्स अच्छे बनाते हैं तो डेजर्ट्स बनाइए, अगर आप सेवरी अच्छा बनाते हैं तो आप सेवरी बनाइए। ओके। तो ये हमारी चॉइस। शेफ, जैसे डेजर्ट्स में एक कॉम्प्लिकेशन होती है, कभी कभार हम फ्रीज करते हैं डेजर्ट्स को, राइट, उनको प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो अगर आप घर से बना के लेके जा रहे हो? तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था बहुत, क्योंकि मैंने थाई डेजर्ट स्टिकी कोकोनट राइस विद मैंगोज़ को डीकंस्ट्रक्ट करके उसका एक ऑन्ट्रे में बनाया था, और उसको मैं फ्रीज़ करके आइस बॉक्स में पूरा पैक करके और पूरा उसको संभाल के गाड़ी में लेके आया। लेकिन यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीज़र सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं वो, ताकि आपका खाना ख़राब ना हो। बस आपको वेन्यू तक पहुँचना है सही सलामत, उसके बाद वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाने को संभालने। शेफ, जब आप पहली बार मास्टर शेफ की किचन में गए थे तब क्या फीलिंग थी और आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्चुअली मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने इतनी बार मन में विजुअलाइज कर लिया था उसको तो मुझे लगा ही नहीं मैं पहली बार आया हूँ। क्योंकि मैं जब घर पे खाना बनाता था मैं ऐसे बिहेव करता था जैसे मैं मास्टर शेफ इंडिया के किचन में खाना बना रहा हूँ। पूरा वैसे टाइम नोट करके खाना बनाता था कि 1 घंटे में बनाना है मुझे। तो एक्साइटमेंट तो था, और मेरे को ऐसे लग रहा था ड्रीम कम ट्रू पूरा। ऐसे मतलब मैं सोचता रहता था, मैं मैनिफेस्ट करता रहता था कि मेरे को जाना है, मैं उसी किचन में खाना बना रहा हूँ। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। और मतलब वो किचन अलग ही किचन है, इतना बड़ा किचन, इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने मॉडर्न गैजेट्स, वहाँ पे सब कुछ है। मतलब आपको गैजेट्स को देख के इंस्पिरेशन आ जाती है, आपको वहाँ के इक्विपमेंट्स को देख के इंस्पिरेशन, यार इससे तो मैं ये बनाऊँगा, इससे तो मैं ये बनाऊँगा। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है। एज व्यूअर्स हम देखते हैं कई बार मास्टर शेफ काफ़ी इंटेंस हो जाता है, बट आई वांट टू नो रियलिटी में वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? एक्चुअली रियलिटी में भी बहुत इंटेंस होता है, क्योंकि प्रेशर तो होता ही है। एक तो टाइम का प्रेशर,
ऊपर से इतना वहाँ पे लोग खड़े हैं, आपको देख रहे हैं। आई नो कैमरास हैं, टीवी पे तो नहीं दिखते हैं, लेकिन साइड में हमारी टेक लाइन है जहाँ पे 500 लोग खड़े हैं। कैमरास हैं, माइक्स हैं, फूड टीम के मेंबर्स हैं, और सब लोग आपको देख रहे हैं। कैमरास आपके ऊपर आके, आप खाना बना रहे हो, बीच में आके आपके शॉट्स ले रहे हैं। तो कई बार तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और कई बार एक्चुअली जो उनके ब्रांड इंटीग्रेशन होते हैं तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं। कई बार एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम दिखा के आप डालो, अभी मुझे नहीं डालना, मैंने 2 बार डाल दिया, अभी तीसरी बार वो ज़्यादा हो जाएगा। तो वो थोड़ा कभी कभी हो जाता है। तो माहौल इंटेंस तो होता ही है, टाइम का प्रेशर, जजेस देख रहे हैं, इतने लोग आपको देख रहे हैं खाना बनाते हुए, लेकिन थोड़े दिन बाद आप यूज टू हो जाते हो, यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग। शिव, हम शो में देखते हैं कि आप लोगों को 60 मिनट्स मिलते हैं एक डिश प्लान एंड एग्जीक्यूट करने के लिए। सो इज़ इट रियली 60 मिनट्स? वो टाइम का तो चैलेंज है ही, क्योंकि मेन कंपटीशन ही वही है। क्योंकि अब आराम से खाना बनाना है तो बहुत लोग सोच के अच्छे से कुछ भी बना सकते हैं। तो वो जो 60 मिनट्स मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन चैलेंज रिवील होने के बाद हमें थोड़ा टाइम मिलता है सोचने का। क्योंकि 10 मिनट उनको कैमराज रीसेट करने में, लाइटिंग रीसेट करने में, माइक्स चेक करने में मिल जाते हैं। तो हम लोग सब डिस्कशन कर लेते हैं मिलके कि तू क्या बना रहा है, मैं क्या बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो सकता है कि सेम डिश भी बना सकते हैं दोनों। तो वो फिर हमारी हेल्प करने के लिए फूड टीम होती है कि नहीं, ये डिश तो ये बना रहा है, तो तुम कुछ और सोचो, तुम कुछ और सोचो। तो 10 मिनट के डिस्कशन में ये सब हम सॉर्ट कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे तो इम्पॉसिबल है कि आपने चैलेंज बताया अभी कोरियन फूड बनाओ, और अभी हमें एकदम से कोरियन, तो हमें इतना में टाइम मिल जाता है। रीसेट करते हैं वो लोग, तो पेंट्री रीसेट करते हैं, कैमरास, लाइटिंग, तो इतने में हम सब लोग डिस्कशन कर लेते हैं, एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर कर लेते हैं। जो फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। शेफ, मास्टर शेफ की 60 मिनट्स आप कैसे डिवाइड करते थे बिटवीन प्लानिंग अ डिश, एग्जीक्यूटिंग एंड प्लेटिंग इट? तो हमेशा मेरा तो यही एजेंडा रहता था कि लास्ट के 10 मिनट तो मैं प्लेटिंग के लिए रखूँ। क्योंकि आफ्टर ऑल कैमरा पे डिश दिखनी है, क्योंकि ऑडियंस तो उसको चखने नहीं वाली, डिश देखने में सुंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिश की जो एंड प्लेटिंग है, मैं अपने मन में वो विजुअलाइज़ कर लेता कि मेरे को एंड में ये प्रोडक्ट चाहिए, ये उसका विजुअलाइजेशन है। इनफैक्ट मैं तो पहले स्टार्ट ही इस इंस्पिरेशन से करता हूँ। पहले मैं अपने मन में डिश सोच लेता हूँ कि मेरे डिश में ये एलिमेंट्स रहेंगे, ये टेक्सचर्स रहेंगे, ये कलर्स रहेंगे। फिर मैं उस अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता हूँ। मतलब 2-3 मिनट मैं पूरा प्लान करता हूँ कि एंड में मेरी डिश ऐसी दिखनी चाहिए। और फिर मैं प्लान करता हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा। अभी कोई चीज़ मेरे को बेक करने डालनी है, उसको ठंडा करना है, तो मैं सबसे पहले वो बनाता हूँ कि इसको बेक करने में 15 मिनट लगेंगे, इसको ठंडा होने में 15 मिनट लगेंगे, तो मैं पहले वो काम ख़त्म करता हूँ। तो ऐसे ही है कि 5 मिनट कम से कम आप प्लानिंग में दीजिए, 10 मिनट आप मीज़ा कीजिए, और फिर उसके बाद ऐसे काम कीजिए जिसको ज़्यादा टाइम लगता है वो आप पहले शुरू कीजिए, और लास्ट के 5 मिनट या 10 मिनट आपको प्लेटिंग के लिए ज़रूर बचा के रखने चाहिए। मेरा तो यही एजेंडा रहता था हमेशा। शेफ, मास्टर शेफ में कंटेस्टेंट्स का आपसी रिलेशनशिप कैसा होता था, नोइंग कि एट द एंड ऑफ द डे यू गाइज आर कॉम्पिटिटर्स? देखो, इसके बारे में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि पर्सनली मुझे फील होता है कि आई एम वेरी लकी, क्योंकि पूरे इंडिया से अलग अलग रीजन से लोग आए हुए थे। तो उससे क्या है कि कल्चरल टॉलरेंस बहुत बढ़ जाता है। आपके रहन सहन अलग, आपका ईटिंग हैबिट्स अलग, आपके लैंग्वेज अलग। तो आप जब इतने लोगों से एक साथ मिलते हो, देखो टू बी ऑनेस्ट मैं तो आज तक कभी पंजाब से बाहर निकला नहीं था, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने बहुत एंजॉय किया इतने अलग अलग लोगों से मिलके। इनफैक्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा रूममेट नयन ज्योति, ही इज़ फ्रॉम आसाम। वो तो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन और मैं प्योर वेजिटेरियन, लेकिन हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, पूरा चिल कर रहे हैं। तो कल्चरल टॉलरेंस इनिशियली बहुत बढ़ जाता है, और इनिशियली सब लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, क्योंकि सब लोग, मतलब मैं तो सबसे अच्छा फ्रेंड ही रहा। मेरे को तो इतना आई बिलीव इन कोऑपरेशन रेदर देन कंपटीशन, कि सबसे मिल बांट के करो, सबके साथ आइडियाज़ शेयर करना, रेसिपीज़ शेयर करना, पूरा दिन बात करना खाने की। क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल है ना, सब खाने से रिलेटेड ही हैं, तो उनसे बात करना। हाँ, अभी मैं घर पे बात करता हूँ खाने के बारे में, किसी को तो आधी बातें समझ ही नहीं आती है कि क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो आप उनके साथ वाइब नहीं कर पाते हो। वहाँ पे तो सब लोग खाने से रिलेटेड ही हैं, सबके दिमाग में वही चल रहा है, तो बहुत वाइब्स मैच होते हैं, बहुत चिल करते हैं आप। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता है, और कुछ लोग जेलस भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आ सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि आपको सब पसंद करें। अब भी ऐसे है कि हफ्ते के पहले 2 दिन में ही हम सेफ हो रहे हैं कुछ कंटेस्टेंट्स, तो उसको देख के कुछ कंटेस्टेंट्स जेलस भी होते हैं। तो फिर वो रिलेशनशिप में थोड़ा बिटरनेस आना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली, और लास्ट तक आते आते तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में भी चेंज हो जाता है, क्योंकि एंड तक आते आते आपके सिर्फ फ्रेंड्स रह जाते हैं, और उनके साथ compete करना, और सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट होती है वहाँ पे, किसी को डिसएडवांटेज देना पड़ सकता है, किसी को कुछ एडवांटेज देना पड़ सकता है। लास्ट में आपके, आफ्टर ऑल वो आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है। और इनिशियल फेज़ तो मैंने बहुत एंजॉय किया 2 महीने, लेकिन लास्ट वाले फेज़ में तो ऐसे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि पूरा बिग बॉस ही बन जाता है।
सो शेफ आप लोग हर रोज़ शूट करते थे या कैसे? ऑलमोस्ट डेली। और हमारा शूट इतना टायरिंग और इतना हेक्टिक होता है, मतलब आपका कॉल टाइम होता है सुबह 6 बजे आपको सेट पे पहुंचना है, और स्पेशली उसके लिए मुझे 4 बजे उठना पड़ता है क्योंकि मेरे को टर्बन पहनना है। या तो 6 बजे कॉल टाइम रहता है, आपको सुबह पहुंचना है सेट पे, पूरा दिन आपका शूट चलता है वहाँ। टीवी पे जो 1 घंटे का एपिसोड है उसको शूट करने में 12 घंटे लगते हैं पूरे। और आई एम ग्लैड जजेस भी पूरा दिन हमारे साथ खड़े रहते हैं वहाँ पे। शेफ़ करीमा, शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम, और वो भी पूरा टाइम हमारे साथ खड़े रहते, तो उनको देख के काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। बहुत टायरिंग होता है, ऐसे होता है आप सुबह गए सेट पे, कॉल टाइम है, आपके कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप सब हुआ, उसके बाद आप गए, चैलेंज रिवील हुआ, उसके बाद 10 मिनट ये कैमरा रीसेट, आपने 1 घंटे का कुकिंग किया, उसके बाद कुकिंग करने के बाद हम क्या है कि ऑफ कैम टेस्टिंग करवा देते हैं जजेस को, क्योंकि हम जो बनाते हैं वो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं। एक तो कैमरा प्लेटिंग के लिए, एक हम ऑफ कैम प्लेटिंग, जो जजेस हमारा साथ के साथ खाना टेस्ट कर लेते हैं। तो खाना बनाने के बाद ऑफ कैम टेस्टिंग हो जाता है जो कैमरा पे नहीं दिखाते हैं, और जजेस वहीं से हमारा जो भी हमें जज करना है, हमें मार्क्स देने हैं, या हमें क्या बोल सकते हैं उसको, आपको जो हमें भी स्कोर, अपना रिव्यू देना हाँ है। अपना रिव्यू देना है, तो वो उस टाइम पे हमें एनालाइज कर लेते हैं ऑफ कैम टेस्टिंग में। फिर हमारा लंच ब्रेक होता है, किचन की सफाई होती है, सब सेटअप, आप देखो कि हम इतना खिलाना डाल देते हैं किचन में, और टेस्टिंग के टाइम पे सब साफ़ होता है, तो उसका ब्रेक होता है, हमें लंच ब्रेक होता है। फिर टेस्टिंग में एक बंदे की टेस्टिंग में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, उसकी डिश को पूरा जजेस एक्सप्लेन करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, पूरा इलेबोरेटेड रिव्यू हमें मिलता है कि इसमें ये टेक्सचर की कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये हो सकता था। तो एक बंदे की टेस्टिंग में भी आधा घंटा लगता है, और इतने जने की टेस्टिंग लिए हमें रात हो जाती है। उसके बाद हमारे वीडियो डायरीज शूट होते हैं, वो जो आप बीच में क्लिप्स देखते हो कि हम बैठे हैं और बता रहे हैं मेरा खाना जल गया है, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो उसका हम अलग से शूट करते हैं, जिसको हम वीडियो डायरीज बोलते हैं, और उसका शूट में भी पूरा टाइम जाता है। सो ऑलमोस्ट हर दिन हमने शूट किया है, बहुत कम ऐसा हुआ है कि हमें ऑफ मिला हो। और बहुत टायरिंग, फिज़िकली बहुत टायरिंग था, क्योंकि रात को लेट आके सोना और सुबह जल्दी उठना, और पूरा दिन सिर्फ खाने के बारे में सोचना, और हमें पूरा 4 महीने तो सिर्फ सेट से होटल, होटल से सेट, सेट से होटल, होटल से सेट, इतनी मैंने एक ही रोड देखी 4 महीने। सो शेफ ये मेंटली थोड़ा लाइक स्ट्रेसफुल नहीं हो जाता मास्टर शेफ का जर्नी? मेरे लिए मैं कहूँ तो इनिशियली तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, लास्ट में आके मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया, क्योंकि मैं तो शुरू में तो बहुत मज़े से खाना बनाना, लाइक खाना ही तो बनाना है, क्या बड़ी बात है, बना देंगे। क्योंकि जब आपको खाने का कोर्स समझ आ जाता है, यू नो, आई बिलीव कि खाना ना आप सिखा नहीं सकते या सीख नहीं सकते, मतलब कोई भी आर्ट है, आप किसी को सिखा नहीं सकते, आप गाइड कर सकते हो, आप रेसिपीज़ फॉलो कर सकते हो, लेकिन जब आप खाने के कोर को समझ जाओगे, टेक्निक को समझ जाओगे, इंग्रेडिएंट के यूज़ को समझ जाओगे, तो उसके बाद आपको कुछ भी दे दे तो आप उसका कुछ तो बना ही दोगे। आफ्टर ऑल खाना बनाना है और अच्छा बनाना है, तो जब आप उसके क्रक्स को समझ जाओगे ना, ये टेक्निक है, ये इंग्रेडिएंट का ये नेचर है, ये ऐसे रिएक्ट करता है, ये इंग्रेडिएंट ऐसे इसके साथ बेटर जाता है, जब आप ये इनसाइट समझ जाओगे ना खाने के, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा खाना बनाने से, फिर आप एंजॉय करोगे कि अब तो कुछ भी आ जाए, मैं कुछ भी बना ही सकता हूँ। तो मेरा तो वही फेज चल रहा था कि खाना बनाना है यार, कुछ भी खाना ही तो बनाना है, इसमें क्या डरना है। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन मेंटली बहुत हो जाता है, क्योंकि मैं तो वैसे अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर ही देता हूँ, मतलब मैं तो चिल रहता था पूरा टाइम, लेकिन लास्ट में आके वही कंपटीशन का स्ट्रेस, पूरा दिन खाने के बारे में सोचना, और फैमिली से नहीं बात हो पा रही है, फ़ोन हमारे नहीं अलाउड सेट पे हमें, लेकिन बहुत टायरिंग तो है, एग्जॉस्टिंग है, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है। शेफ कभी ऐसा हुआ कि किसी कंटेस्टेंट की डिश शेफ्स जजेस को बहुत पसंद आई बट बाकी कंटेस्टेंट्स को नहीं आई? वेल ये तो एक वहाँ का रूल है कि हम एक दूसरे का खाना टेस्ट नहीं कर सकते, जो भी हमने बनाया है, ओके। सिर्फ जजेस टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सबको अपना खाना टेस्ट करवा देता था, और सबका टेस्ट भी कर लेता, फिर क्या थोड़ी सी डांट ही तो पड़नी है, निकाल थोड़ी देंगे। तो मैं तो सबका खाना टेस्ट कर लेता था, और अलाउड नहीं है वैसे, बाद में डांट पड़ती थी, बट ठीक है, चलेगा। अगर आपको मौका मिले मास्टर शेफ में वापस जाने का, कोई एक डिश दोबारा बनाने के लिए, वो कौन सी होगी और उसमें आप क्या चेंज करोगे?
मुझे तो वो तो मेरा वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत एंजॉय किया उसको, और मेरा अभी भी मेरे को बहुत याद आती है। अभी मास्टर शेफ का अगला सीज़न भी हुआ, वहाँ पे हमें एज अ गेस्ट बुलाया, गेस्ट कंटेस्टेंट बुलाया, जो भी हम टॉप 6 थे फाइनलिस्ट, उनको बुलाया। तो मुझे बहुत मज़ा आया और मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा मौका मिले और मैं वो फूड ट्रक जो चैलेंज है मैं वो फिर से करना चाहता हूँ। और मैंने चूरोस बनाए उस चैलेंज में मोका सॉस के साथ, तो मैं वो फिर से रिक्रिएट करके सबको खिलाना चाहता हूँ। चेंज मैं उसमें ये करना चाहता हूँ कि मैं इस बार स्टफ़ चूरोस ट्राई करूँगा। शेफ़, ऐसी कोई कुकिंग टेक्निक जिससे आप बिल्कुल अनफेमिलियर थे पर शो के दौरान आप उसे मास्टर कर पाए? मैं बचपन से वेजिटेरियन ही था, मैंने हमेशा वेजिटेरियन खाना ही खाया है। एज अ कुछ शो में कुछ वो मैंडेटरी नहीं है कि आपको बनाना ही है नॉन वेज, लेकिन मैंने तो एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं बनाऊंगा, मैं सीखूंगा। तो मैंने हमारी ग्रूमिंग क्लासेस जो होती हैं, हमें जब भी टाइम मिलता है हमें एक स्पेसिफिक अलग से किचन दिया है कि आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। आप कोई भी टेक्निक मास्टर करनी है, आप फूड टीम है जो हमें गाइड करती है, हमें सिखाने के लिए वो है कि आपकी डिश में क्या गलती थी, आप उसको कैसे बेटर कर सकते थे। तो मैंने हर बार यही ट्राई किया कि मैं खुद को ग्रूम करूँ, और मैंने नॉनवेज बनाना सीखा। और मैंने खाया नहीं, बट मैंने बनाया सीखा। मैंने हर बार चेक करवाया बना के कि इसको क्या, मतलब बिना खाए हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसको कि ये बन गया या नहीं बना है, क्या टेक्निक है कि बिना खाए हमें पता चल जाए कि ओवर कुक नहीं हुआ है या ये अंडर कुक नहीं है। तो मैंने वो सीखा वहाँ पे। तो ये मुझे पहले नहीं पता था। बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप बिना खाए भी पता कर सकते हो कि नॉनवेज या मीट आपका प्रोटीन जो भी है वो कुक हो गया है या ओवर कुक हो गया है। तो वो मैंने टेक्निक वहाँ पे सीखी थ्रू आउट। सो शेफ़, ये ग्रूमिंग किचन जो आप मुझे बता रहे हैं, ये कहाँ पर होती है और इसमें आप कब प्रैक्टिस कर पाते हैं? क्योंकि 12 घंटे तो योर शूटिंग। राइट, राइट। तो शो शुरू होने से पहले ही हमें 10 दिन का ग्रूमिंग क्लासेस मिलते हैं, जहाँ पे हमें हमारे बेसिक कुकिंग टेक्निक्स हमें वो सिखाते हैं, हमें बेसिक क्विजीन्स, हर क्विजीन के बारे में नॉलेज देते हैं। और वो किचन पूरी हमारे हवाले है पूरा दिन, आपको जो ट्राई करना है वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स है जो मास्टर शेफ इंडिया के किचन में हैं, सेम इक्विपमेंट्स वहाँ पर भी हैं, आप पूरा टाइम कुछ भी ट्राई कर सकते हो। तो 10 दिन के ग्रूमिंग क्लासेस होते हैं, उसके बाद भी ग्रूमिंग किचन ओपन है, किसी को कभी भी जाके कुछ भी ट्राई करना है तो आप सीख सकते हो। आपको वो नहीं है कि आप इंटरनेट पे अगर रात को रिसर्च कर रहे हो कोई टेक्निक और सुबह आपका मन है कि मेरे को ये टेक्निक वहाँ दिखाना है, तो आप ग्रूमिंग किचन में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। शेफ़, मास्टर शेफ़ में जब जजेस ने आपकी एक डिश को टेस्ट करने से मना कर दिया था, तब क्या चल रहा था आपके दिमाग में एंड उस कॉन्वर्सेशन ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया एज अ शेफ़? ये मुझे याद है, ये मेरा पहला चैलेंज ही था जहाँ पे हमें हमारे फेवरेट और नॉन फेवरेट इंग्रेडिएंट्स मिले थे। मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट में था पीचेस और नॉन फेवरेट इंग्रेडिएंट में मुझे चिकन मिला, और मैं पहली बार था जब मैं चिकन बना रहा था, तो वो चिकन अंडर कुक्ड रह गया था। तो डेफिनेटली जजेस अंडर कुक्ड चिकन तो टेस्ट नहीं करेंगे। बाय द वे वो पीच सॉस तो बहुत अच्छी बनी थी, उसके लिए तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, लेकिन वो एक होल डिश तो नहीं है ना, सिर्फ एक सॉस के बेस पे जजेस आपको जज नहीं कर सकते। तो मेरा जो प्रोटीन था चिकन था वो अंडर कुक्ड रह गया था। और शेफ़ गरिमा आई वुड से इनिशियली तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और मुझे बहुत डर लगता था उनसे, लेकिन ग्रेजुअली जब हमने उनको जाना और उन्होंने हमें जाना तो वो बहुत स्वीट है। आई नो वो बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत टेक्निकलिटीज़ पे जज करती है शेफ़ गरिमा। तो मुझे वो उनका नेचर अब बहुत पसंद है कि वो एक लेडी हो के इतना टेक्निकलिटीज़ पे जज करती है। और शेफ़ गरिमा ने मुझे जो डांट लगाई थी, मेरे तो होश ही उड़ गए थे उस टाइम। आई लाइक मेरे से नहीं होएगा, और मैं अगले दिन जाके फूड टीम के आगे रो रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, मुझे घर जाना है मेरा हो गया बस मेरा। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, पीछे जो फूड टीम है हमारी, फूड टीम के मेंबर्स ने बहुत इनकरेज किया, बहुत मोटिवेट किया, बिकॉज मेरा फर्स्ट चैलेंज ही ऐसे ख़राब हो गया। तो एक बहुत ही बैड लोग कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और उसके लिए फिर मेरे को बहुत इनकरेज किया, मोटिवेट किया। फिर उसके बाद लेकिन नहीं, मुझे नॉनवेज तो सीखना है, अब मैं नॉनवेज सीखूंगा और फिर मैं बनाऊंगा। और उसके बाद जब मैंने नॉनवेज बनाया फिर सही बना, और फिर लोग मुझे तू झूठ बोल रहे हैं ना, तू नहीं खाता है, फिर इतना अच्छा कैसे बना लेते हैं तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइडेड कि नहीं, मैं तो सीखूंगा और फिर मैं बनाऊंगा। शेफ़, शो में जो आप डिशेस बनाते हो उनके नाम बहुत यूनिक थे, लाइक डेटिंग विद लाइम, डेविल्स नेस्ट। सो आप कैसे इन रेसिपीज़ के बारे में सोचते थे, कैसे कॉन्सेप्ट के को फाइनलाइज करते थे? ये एक्चुअली मेरे साथ कोइंसिडेंटली बहुत बार हुआ। बहुत बार मेरी डिश का कलर और मेरे आउटफिट का कलर मैच हो रहा है, और बहुत बार मेरी डिश मोनोक्रोमेटिक बन रही है, लाइक पिंक मेरा फेवरेट कलर था और वो मेरी पूरी डिश पिंक बन रही है। और ये तो कोइंसिडेंट्स मेरे साथ बहुत बार हुए और ये नेचुरली हो गए। और डिश के नाम तो ऐसे जान के मैं कैची रखता था। जैसे मैंने नेस्ट बनाया, फैमिली एपिसोड था, मैंने अपने फादर के लिए शुगर फ्री डेजर्ट बनाया था, तो डेविल्स नेस्ट मैंने उसका नाम रखा कि टैफ़ी का एक नीचे मैंने नेस्ट बनाया, उसके अंदर भापा संदेश बनाया,
उसके अंदर ब्लूबेरी का कॉम्पोट था, स्ट्रॉबेरी वेल था, कैवियर्स थे। तो अरे नहीं, नेस्ट जैसा तो लग रहा है, लेकिन इसको सिंपल नेस्ट तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने ऐसे उसका जैसे योग बनाया, जैसे योग को मैंने ब्लूबेरी से बनाया तो पूरा ब्लैक लग रहा था, मतलब एक डेविल्स नेस्ट लग रहा है ये तो मैंने ऐसे नाम दिए। और वो आबू धाबी वाले चैलेंज में मैंने देखा डेट्स हैं, लाइम है, चलो साथ में बनाने डेटिंग में लाइम। तो ऐसे कोइंसिडेंटली बस जो हो गया, मतलब हंसते खेलते शेफ रणवीर बरार हमेशा कहते हैं जो खाना बन गया वो अच्छा। तो मेरे को यार हंसते खेलते बना दो, जो अच्छा ही बनेगा। मास्टर शेफ कंपटीशन में आपके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था, बोथ इमोशनली एंड मेंटली? आई गेस लास्ट में जब हम सब फ्रेंड्स रह गए, इनफैक्ट मेरा एक बार इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो गया था, मुझे याद आया। मुझे आबू धाबी में हम सब लोग गए थे शूट करने के लिए, और वहाँ पे यास आइलैंड में हमारा पिज़्ज़ा चैलेंज था। और पहली बात तो वहाँ पे इतनी गर्मी थी, और हमारे आउटफिट जो है वो लोग डिसाइड करते हैं, और मुझे ऐसा आउटफिट, इतना गर्मी मुझे उसमें लग रहा है, और 400 डिग्री के अवन के सामने मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, और मेरे सारे फ्रेंड्स अलग टीम में हैं और मैं अकेला अलग टीम में हूँ, जो लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं उनके साथ। तो मेरा मन नहीं है चैलेंज करने का, फिर भी मैंने चैलेंज कंप्लीट किया। और उस चैलेंज में मेरे को पहली बार, मतलब वो फिनाले से पहले का ही चैलेंज था, पहली बार मुझे ब्लैक एप्रन चैलेंज मिला, और उस टाइम मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर मैं बहुत रोया। और उन लोगों ने ना, पहले तो मैं नहीं रोया, पहले तो सब शूट हो गया, चलो ब्लैक एप्रन मिल गया, सब हो गया, और फिर उन्होंने कैमराज वैमराज बंद कर लिए सब, और माइक वाइक बंद कर लिया, और फिर सब लोग आके एक दूसरे को कंसोल कर रहे हैं, नयन ज्योति आके मेरे को कंसोल कर रहे, हक कर रहे हैं, और फिर मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, और फिर मैं रोने लग गया, और सब लोगों ने 1 मिनट में कैमराज ऑन कर लिया और रिकॉर्ड कर लिया। तो वो एक मेरा जब मेरे को पहली बार ब्लैक एप्रन मिला, उसके बाद फिर मेरे ऊपर थोड़ा इमोशनल कह लो ट्रॉमा सा आ गया यार। अभी इस टाइम पे पूरे चैलेंज में मुझे ब्लैक एप्रन नहीं मिला, फिनाले से पहले मुझे पहली बार ब्लैक एप्रन चैलेंज, वो ब्लैक एप्रन मिल गया, तो वो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था। उसके बाद मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया, और फिर लास्ट में सब अपने फ्रेंड्स ही रह गए, और उनके साथ compete करना, सब में थोड़ा जेलसी फैक्टर आगे निकलने का वो और वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब वाइब्स जो, मतलब आसपास जो और है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसे डिप्रेसिंग वाइब में कैसे खाना बना सकते हैं। शेफ, एक होम कुक के लिए मास्टर शेफ का प्लेटफॉर्म क्या चेंज लाता है उसकी लाइफ में? मतलब मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई, पूरी दुनिया ही बदल गई। अब मैं सोचता हूँ अगर मैं नहीं गया होता तो मैं क्या कर रहा होता। अभी भी मैं कोर्ट में फाइल्स में वो देख रहा होता, और ये सब बहुत, मतलब मेरी लाइफ तो पूरी चेंज हो गई। मैंने जो जो सोचा था अपनी लाइफ में, मैं जो जो करूँगा, मैं आई डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आई डू बिलीव इन पॉजिटिव थिंग, इन रियली वर्क्स। मतलब मेरे लिए तो काम किया ये। तो जब मैं हील कर रहा था, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी इसके बारे में, बहुत सारे मैंने सेशंस लिए, बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुना, और फिर मैंने उनको फॉलो किया, और इसने इतनी जल्दी रिजल्ट लाया ना, मतलब मेरी लाइफ में वो, मतलब जो भी ये सुन रहे हैं ना, मैं उसको यही बोलूँगा कि आप कुछ भी करना चाहते हो ना, तो उसको आप स्टार्ट थिंकिंग, यू बिकम वॉट यू थिंक। मतलब जो आप सोचते हो ना वो हो जाता है, योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। ये बात सच्ची है। तो उसको मैं अभी भी अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, और बहुत बिलीव करता हूँ। और जो भी मास्टर शेफ में जाना चाहते हैं, देखो बहुत लोग ऑडिशंस देते हैं, बहुत लोग, और बहुत लोग बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं, तो वो लोग आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, है ना। तो सबसे पहले आप वो वाइब क्रिएट करो, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करो, यूनिवर्स के साथ, उस फ्रीक्वेंसी पे आओ, उस वाइब्रेशन पे आओ, गुड वाइब्स क्रिएट करो। तो देखो फिर ही है ना, मतलब वो लोग आपको सिलेक्ट करेंगे। खाना तो बहुत लोग अच्छा बना रहे हैं, आपसे भी अच्छा बना सकते हैं, उनको और भी टेक्निक्स आती होंगी। तो यही है कि लाइफ तो पूरी बदल जाती है। अब जो जो मैंने विजुअलाइज़ किया था, मैं अपनी जिन सेलिब्रिटी शेफ्स को देखता था, मैं जिनको फॉलो करता था, और जिनको मैं सोच में, अभी एड्रियानो जुम्बो को मैं बचपन से फॉलो करता था, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो अभी मेरे को उनसे भी मिलने का मौका मिला। तो आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और मतलब ज़िंदगी बदल जाती है, आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, बहुत बहुत सही हो जाता है। सो शेफ, जो लोग मास्टर शेफ से निकलते हैं, बाहर आते हैं, वो अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं? तो जो लोग मास्टर शेफ़ के बाद लाइफ में आते हैं, तो उनके पास बहुत अवेन्यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक फॉर मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनूंगा, या मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। ये अपने आप हो गया। लाइक मैं अपनी शो में ही था और मेरे 100K फॉलोअर्स हो गए। मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं था, हम अपना फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पा रहे थे, हम घर पर भी बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, आई रिमेंबर मेरे 784 फॉलोअर्स थे बिफोर गोइंग टू दिस इन द शो।
और मैंने देखा कुछ ही दिनों में शो एयर हुआ और मेरे 100K प्लस फॉलोअर्स हो गए। तो ये नेचुरली मतलब हो गया और मैंने सोचा मतलब ऑडियंस इतना पसंद कर रही है तो उनको कुछ देना चाहिए, उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू करते हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन में आया और मैंने वो फॉलो किया। एक वेन्यू तो यही है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप फूड ब्लॉगर बन सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा आजकल ट्रेंडिंग भी है और बहुत अच्छा इससे इनकम भी आप कमा सकते हो। और दूसरा ये कि आपको बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं, लाइक मुझे भी कनाडा से, दुबई से बहुत सारे रेस्टोरेंट से ऑफ़र आए शेफ़ के लिए। बट उससे पहले मैं ये कहूँगा 1 साल आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, प्रोफेशनल किचन में जाके ट्रेनिंग्स करनी चाहिए। तीसरा ये कि आप किसी बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं अच्छे अच्छे शेफ़्स के साथ, आप उनके अंदर इंटर्नशिप कर सकते हो, आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो। अगर आप होम बेकर हो तो आप अपनी होम बेकरी को और एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि जो एक्सपोजर और जो नाम आपको मिला आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नाम है। देखो मास्टर शेफ़ एक यूनिवर्सल शो है, हर कंट्री में होता है। तो उसके बाद आपके इतने कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत सारे एवेन्यूज़ है, आप खुद का रेस्टोरेंट, अगर आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको अप्रोच करते हैं कि पैसा हम लगाते हैं और आप खोलो अपने नाम से। ओके, तो वी आर ऑन टू इट जल्दी। नाइस। शेफ, एक एडवाइस जो आप उन सभी होम कुक्स को देना चाहोगे जो मास्टर शेफ में जाने का सपना देखते हैं? तो एक एडवाइस यही है कि आप अपनी टेक्निक्स पे काम कीजिए, क्योंकि टेक्निक्स जितनी आप दिखाओगे ना वो लोग उतने ही इम्प्रेस होते हैं। बहुत टेक्निक्स हैं जिसको आप सीख सकते हो। आजकल कुकिंग का लेवल ना बहुत हो गया और कुकिंग सीखना बहुत इजी भी हो गया है कंपैरेटिवली। आई रिमेंबर मैंने जब 8th क्लास में था, मेरे को मेरी कज़न ने मेरे को एक बुक दी थी रसोई शिक्षा। उसमें से मैंने देख के पहली बार कुकर में केक बनाया था स्टीम करके, और मेरे को इतनी जल्दी थी निकालने की कि मैं अभी वो फूल गया, मैंने हो गया मैंने निकाल लिया। लेकिन अभी तो इतनी जगह से आप सीख सकते हो। कुकिंग सीखना बहुत ईजी हो गया है, टेक्निक सीखना बहुत ईजी हो गया है। ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं, ऑफलाइन वर्कशॉप्स हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो। आप वर्कशॉप्स ले सकते हो, सर्टिफाइड कोर्स अगर आप नहीं भी करना चाहते, प्रोफेशनल कोर्स आप नहीं भी, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स भी आप नहीं करना चाहते तो आप वर्कशॉप्स ले सकते हो। आप इंटरनेट से सीख सकते हो। तो टेक्निक सीखिए, प्रेजेंटेशन पे काम कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली खाना स्क्रीन पे दिखने ही वाला है। या शेफ, ऐसा कोई फ़नी या मेमोरेबल मोमेंट मास्टर शेफ में जो एज ऑडियंस हम नहीं देख पाए पर आपके लिए अभी भी मेमोरेबल है? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं। और एक मतलब मैं जब टर्बन नहीं पहनता तब मैं कैप पहनता हूँ और बहुत सारे लोग मुझे फिर पहचान नहीं पाते हैं। ओके। हाँ, और फिर एक ऐसा ही था कि हमारा ग्रूमिंग चल रहा था और मैं कैप पहन के कुक कर रहा था। तो शेफ़ करीमा लाइक, ये कौन है, इसको इसको किसने अंदर आने दिया? ये अच्छा गुरकी तू है? अच्छा जब पहचान, वो लोग मुझे पहचान ही नहीं पाए बिना टर्बन के। तो शेफ़ करीमा, ये कौन है, इसको किसने अंदर आने दिया? तो वो मुझे अभी भी याद है मेरे कि तू तो बिल्कुल अलग दिखता है कैप पहन के। सो शेफ, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर शेफ गुरकीरत? तो अभी तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, मैंने बहुत एक्सप्लोर कर लिया है। तो एक तो मैं कंटेंट क्रिएशन को कंटिन्यू करूँगा और जल्दी मैं अपना रेस्टोरेंट भी ओपन करना चाहता हूँ। Wow. मेरा सपना है कि मैं अपने डिज़र्ट बार खोलूँ, मैं अपनी बेक शॉप्स खोलूँ और अपना एक डिज़र्ट्स का ब्रांड बनाऊँ, और होपफुली इसी साल हो जाएगा। So, chef, let's move on to rapid fire. Okay. ऑल राइट। All right. Describe your cooking style in 3 words. मॉडर्न और सोलफुल, क्विक। Your favorite judge on the show. शेफ रणवीर बरार। Why? ये रैपिड फायर है, आप वाई नहीं पूछ सकते। Who is your culinary idol? कलिनरी आइडल बहुत सारे हैं, जिनको मैं, इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं। एड्रियानो जुम्बो हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और डफ गोल्डमैन हैं, रणवीर बरार हैं। उनको बहुत नॉलेज है। आपने पूछा भाई शेफ़ रणवीर बरार को ना, मतलब वो मैं बात कर रहा था ना, क्रक्स, खाने का क्रक्स उनको समझ आता है कि कहाँ टेक्सचर की कमी है, कहाँ कलर्स की कमी है, डिश में क्या कमी है, वो उनको समझ आ जाती है देखने से। तो वो मेरे आइडल हैं। Which is your favorite dish to cook? अभी गो टू डिश तो मेरी केक है। आप मुझे रात को 2 बजे भी उठा के बोलोगे ना केक बनाना, तो मैं अच्छा बना दूंगा। तो मुझे केक्स बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो वो मेरी गो टू डिश है। और मेरा रीसेंट ऑब्सेशन आजकल अलग अलग तरह के हलवा बनाने में, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके हलवा बनाना। Okay. तो अभी मेरा रीसेंट ऑब्सेशन वो चल रहा है। What is the weirdest food combination that you tried and it came out surprisingly well? वियर्डेस्ट कॉम्बिनेशन, तो ये भी ग्रूमिंग की ही बात है। ग्रूमिंग किचन में मैंने बनाए सेवरी मैक्रोन्स, वो भी आलू मेथी से इंस्पायर होके।
ओके। और ये बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन, मैंने सोचा, सब लोग डाउट में थे ये क्या बना रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली सबको पसंद आया। तो मैंने मैक्रोन शेल बनाया, उसमें मैंने अजवाइन डाला और सॉल्ट डाला और वो अच्छा बना। और मैंने मैश्ड पोटैटो से उसका रिंग बनाया। नींबू के अचार का मैंने जेल बनाया जिसको मैंने सेंटर में फिल किया, और मेथी का मैंने फ्लैन बनाया। और वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा बना और सब लोगों ने बुला बुला के सबको टेस्ट करवाया, ये खा के देखो, ये खा के देखो। तो सुनने में काफ़ी वियर्ड कॉम्बिनेशन है, सेवरी मैक्रोन, वो भी आलू मेथी से इंस्पायर होके। सेवरी शेल है मैक्रोन का, और मैश्ड पोटैटो का साइड में मैंने रिंग बनाया। सेंटर में मैंने नींबू, जो खट्टा मीठा नींबू का अचार होता है पंजाबी वाला, उसका जेल बनाया। और ऊपर मैंने मेथी का फ्लैन बना के रखा। तो वो सबको पसंद आया और मैं वो दोबारा ट्राई करूँगा एक बार। शेफ, आपके हिसाब से मास्टर शेफ पे सबसे डिजर्विंग कंटेस्टेंट कौन था? मुझे लगता है कि डिज़र्विंग की बात करूँ तो नयन ज्योति ही डिज़र्विंग था मेरे अकॉर्डिंग, और मैं चाहता था कि वो जीते, अगर मैं नहीं जीत रहा हूँ तो। तो यही कि मेरे बाद नयन ज्योति था। ओके, थैंक यू सो मच शेफ, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू एंड आई एम सो श्योर मच। जो भी लोग मास्टर शेफ फैंस हैं उनको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। या सो मैं थैंक होप यू करता सो हूँ उनको मच। बहुत पसंद आए। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नहीं शेफ, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। ऑल राइट। आई एम श्योर आपको ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो ट्रूफुल नेशन को आज ही सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप अगली वीडियो में F&B इंडस्ट्री के किस गेस्ट को सुनना पसंद करेंगे। और अगर आप भी एक पैशनेट बेकर हैं और प्रोफेशनल बेकिंग सीखना चाहते हैं सिर्फ 6 महीनों में, तो truefulnation.com पर जाइए और सीखिए प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ बनने का 100% प्रूवन मेथड। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।